Hello everyone and you're welcome. This video lecture is especially for the students of class 12th English Literature. As the dates of the examination have been announced, we should revise the important things once again. So let's begin and we will begin with the literary terms. अपने सिलेबस में 12th इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में केवल 5 लिटरेरी टर्म्स दी हुई हैं और वो 5 लिटरेरी टर्म्स हैं टोटल 6 मार्क्स की। कौन सी लिटरेरी टर्म्स हैं? ये 5 लिटरेरी टर्म्स आपके सिलेबस में दी हुई है। एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इंप्रेशनिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्री और इंटीरियर मोनोलॉग। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बात क्या है, आपके फायदे की बात है वो ये कि इन 5 में से कोई भी 4 आउट ऑफ 5 आर गिवन इन योर एग्जामिनेशन। 4 दी जाती हैं जिनमें से आपको केवल 2 पे शॉर्ट नोट लिखना होता है। 2 आउट ऑफ 4 आपको करना होता है, यानी इनमें से कोई भी 2 पे आपको अराउंड 50 वर्ड्स में शॉर्ट नोट लिखना होता है और हर शॉर्ट नोट होता है 3 मार्क्स ईच का और ये हो जाती है अपने 6 मार्क्स की। तो एक तरह से देखें तो 6 मार्क्स को इजीली हम कवर कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 इनको अच्छे से समझते हैं। सो व्हाट इज इंप्रेशनिज्म? इंप्रेशनिज्म को समझना बहुत ही आसान है, इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 19th सेंचुरी में फ्रांस के कुछ पेंटर्स, फ्रांस के कुछ आर्टिस्ट्स ने एक नई स्टाइल में पेंटिंग बनाना शुरू किया। इसी नई स्टाइल को इंप्रेशनिस्टिक आर्ट का नाम दिया गया। ये नाम दिया उस वक्त के आर्ट क्रिटिक लुइस लेरॉय ने। अब इस नई स्टाइल में ऐसा क्या नया था और ये सबसे अलग कैसे थी और इसका लिटरेचर से क्या कनेक्शन है, ये देखिए इन एग्जांपल्स में। इस पेंटिंग को गौर से देखिए। ये पेंटिंग एक इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट की पेंटिंग है। इस पेंटिंग की खास बात ये है कि इसमें किसी भी चीज़ को यानी सीन को एग्जैक्टली एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं किया गया, बल्कि उसकी कुछ एक डिटेल्स को ही शो किया गया है। इम्प्रेशनिज्म में आर्टिस्ट किसी भी सीन को एग्जैक्टली रियलिस्टिकली ड्रॉ नहीं करता, डिस्क्राइब नहीं करता। वो उस सीन की कुछ एक इम्प्रेशंस को ही ड्रॉ करता है, डिस्क्राइब करता है और व्यूअर पे छोड़ देता है कि उसका वो इंटरप्रिटेशन कैसे करता है। सिमिलरली लिटरेचर में भी जब कोई राइटर किसी भी सीन या इंसिडेंट को एग्जैक्टली डिस्क्राइब ना करके उस सीन की कुछ एक डिटेल्स ही वो डिस्क्राइब करता है और उस सीन का इंटरप्रिटेशन वो रीडर पे छोड़ देता है। जैसे जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस इम्प्रेशनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसमें मेन कैरेक्टर मार्लो कुछ सीन्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब इन डिस्क्रिप्शंस को ध्यान से देखिए। वो कहते हैं थेम्स नदी को पार करते वक्त कि टू मी इट सीम्ड एज दो द मिस्ट इटसेल्फ हैड स्क्रीम्ड फ्रॉम ऑल साइड्स एट वंस। यानी वो ये कहते हैं कि नदी को पार करते वक्त चारों तरफ कोहरा था और उनको ऐसा लगा जैसे कि कोहरा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो। अब हम जानते हैं कि कोहरा चिल्लाता नहीं, तो इसका इंटरप्रिटेशन रीडर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोहरे में लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और दूर दूर से लोग चिल्ला रहे थे, उनके शोर हो रहे थे। अगले कोटेशन के एंड में आइए। द ट्विग्स शूक, स्वेड एंड रशल्ड, द एरोज फ्लू आउट ऑफ देम। यानी टहनियाँ हिली, लहराई, फिर उनमें सरसराहट हुई और उनमें से तीर उड़ते हुए चले आए। अब इसका मतलब तीर उड़ते हुए चले आए का मतलब कि उन पर आक्रमण हो गया। इस तरह के डिस्क्रिप्शंस को इम्प्रेशनिज्म कहा जाता है। इम्प्रेशनिज्म में राइटर सिर्फ वही बताता है, वही डिटेल्स देता है जो कैरेक्टर को समझ में आ रही हैं, उसको दिखाई दे रही हैं या उसके आसपास उसको महसूस हो रही हैं। इम्प्रेशनिज्म में राइटर किसी भी सीन को एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं करता। जैसे कि पहले कोटेशन में ये नहीं बताया कि आसपास लोग चिल्ला रहे थे, सेकंड कोटेशन में ये नहीं बताया कि अटैक हो गया, लेकिन जो कैरेक्टर को दिखाई दिया वही बताया। इसी
तरह की कंपोजिशन में इम्प्रेशनिज्म होता है, इसी को इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। सो आई होप आपको इम्प्रेशनिज्म क्या होता है तकरीबन समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं एग्जाम में क्या लिखना है हमें। सबसे पहले ओरिजिन के बारे में लिखेंगे। सो ओरिजिनली impressionism was what? Impressionism was an artistic movement. कहाँ हुई थी? That took place in France. और कब हुई थी? In 19th century. इसके बाद में ये भी बता देंगे कि ये एक आर्टिस्टिक स्टाइल थी। सो इट वॉज एन आर्टिस्टिक स्टाइल। तो एक आर्टिस्टिक स्टाइल थी। अब लिटरेचर में क्या है? तो इन लिटरेचर, पहला चेंज करके लिखेंगे कि इन लिटरेचर क्या है? ये एक लिटरेरी स्टाइल है। इट इज अ लिटरेरी स्टाइल। और कैसी लिटरेरी स्टाइल है? जिसमें इन विच, अभी हमने जाना कि राइटर क्या करता है, इन विच द राइटर हमें कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवा देता है किसी इंसिडेंट और सीन की। द राइटर प्रोवाइड्स अ फ्यू वैग्यू डिटेल्स of a scene or an incident। तो किसी इंसिडेंट या सीन की कुछ वैग्यू डिटेल्स हमें बता देता है। ये डिटेल्स क्या करती हैं? ये डिटेल्स कैरेक्टर के माइंड पर, यानी जो कंपोजिशन का कैरेक्टर होता है मेन या कोई भी कैरेक्टर, उसके माइंड पर उस इवेंट या इंसिडेंट का क्या इंप्रेशन पड़ा है, वो इंप्रेशन हमें ये डिटेल्स बताती हैं। तो अगली लाइन में हम इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे कि दीज डिटेल्स, ये डिटेल्स क्या करती हैं? कन्वे, ये डिटेल हमें कन्वे करती है, रीडर को कन्वे करती है द सेंसरी impressions of that scene or incident on character's mind, दोबारा समझिएगा, कैरेक्टर के माइंड पर उस सीन या इंसिडेंट का क्या इंप्रेशन पड़ता है, उसके बारे में डिटेल्स वो राइटर हमें दे देता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। दीज डिटेल्स, ये क्या डिटेल्स होती हैं? दीज डिटेल्स आर ऑल अबाउट what the character sees, hears, smells और feels। यहां पर एक बात है, देखिएगा कि अराउंड हिम। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हमने वर्ड यूज किया सेंसरीज का मतलब सेंसेस। कैरेक्टर अपने सेंसेस से जो देखता है, सुनता है, स्मेल करता है या महसूस करता है, उन चीजों को राइटर हमें बता देता है और फिर हमें इंटरप्रेट करना होता है कि वहां पर क्या घटना हुई और कैसा नजारा है। तो आगे हम पहला चेंज करके लिखेंगे द राइटर लीव्स इट अप टू द रीडर टू interpret it। he doesn't describe, वो बिल्कुल वर्णन नहीं करता the scene realistically, वो वास्तविकता में जो सीन होता है उसको डिस्क्राइब नहीं करता, वो सिर्फ इंटरप्रेट करने के लिए रीडर के इमेजिनेशन पे छोड़ देता है। इतना काफी है, 50 वर्ड्स में हमें लिखना है, मोर देन 50 वर्ड्स हो गए।
अब हमें कुछ एग्जांपल्स दे देना है कि कौन से ऐसी कंपोजिशंस हैं, कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो इंप्रेशनिज्म के बेस्ट एग्जांपल्स हैं. सो सम बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ impressionistic literature are. तो कौन से हैं ध्यान में रखिएगा. अभी हमने जिस नोवेल से, जिस कंपोजिशन से एग्जांपल लिया था, एक तो वो है, कौन है, जोसेफ कॉनरेड. जोसेफ कॉनरेड का कौन सा, द हार्ट ऑफ डार्कनेस, द हार्ट ऑफ डार्कनेस. इसके अलावा जेम्स जॉयस का यूलिसिस. और इसके अलावा हेनरी जेम्स की एक कंपोजिशन है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें इंप्रेशनिज्म का बहुत अच्छे एग्जांपल्स अपने को देखने को मिलते हैं. जोसेफ कॉनरेड के द हार्ट ऑफ डार्कनेस से हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे. सो दिस इज ऑल अबाउट इंप्रेशनिज्म. नोट कर लीजिए. सो व्हाट इज एंग्लो इंडियन लिटरेचर? वेरी सिंपल, बहुत आसानी से इसको समझ लीजिए. ब्रिटिश रूल के दौरान जितने भी इंग्लिश ऑथर्स, राइटर्स इंडिया आए और उन्होंने किसी भी टॉपिक के बारे में, भले इंडिया के बारे में या अपने किसी भी प्रवास की भावना के बारे में जो कुछ भी लिखा, उनकी वो सारी कंपोजिशंस एंग्लो इंडियन लिटरेचर की कैटेगरी में आती हैं. इसमें खास बात क्या है, 1947 में जब ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, उसी के साथ ही एंग्लो इंडियन लिटरेचर का पीरियड भी खत्म हो गया. आज भी ऐसे बहुत से इंग्लिश ऑथर्स और राइटर्स हो सकते हैं जो इंडिया के बारे में लिखें या इंडिया आकर लिखें. वो कंपोजिशंस एंग्लो इंडियन लिटरेचर में नहीं आती, शामिल नहीं होती. दैट्स ऑल वी हैव टू रिमेंबर अबाउट इट. अब एग्जाम में हमें क्या लिख के आना है एंग्लो इंडियन लिटरेचर के बारे में? आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि ये एक इंग्लिश लिटरेचर की ही ब्रांच है. सो एंग्लो इंडियन लिटरेचर, एंग्लो इंडियन लिटरेचर is a branch of English literature. English literature. क्यों ये इंग्लिश लिटरेचर की ब्रांच है? क्योंकि इसको किसने प्रोड्यूस किया है? इंग्लिशमैन, इंग्लिश ऑथर और राइटर्स ने. सो अगली लाइन ये हो जाएगी कि इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय कौन से इंग्लिशमैन, कौन से इंग्लिश ऑथर्स? वो नहीं जो इंडिया के बाहर रह के कुछ लिखते हैं इंडिया के बारे में, नहीं, कभी ना कभी इंडिया में आए हों और रहे हों. सो हम इसलिए ये लिखेंगे कि इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय दोज इंग्लिशमैन who lived in India at least for some time. At least for some time. कभी ना कभी वो अपनी लाइफ में इंडिया आए हों और उन्होंने जो लिखा वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर की कैटेगरी में आता है. अब पैरा चेंज करके हम ये लिखेंगे कि ये दौर कब अस्तित्व में आया, शुरू कब हुआ. सो दिस लिटरेचर came into existence. ये अस्तित्व में कब आया? जब when ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, जब पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताएं या पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति एक दूसरे से मिली. वेस्टर्न कल्चर्स एनकाउंटर्ड ईच अदर.
एनकाउंटर्ड ईच अदर, जब एक दूसरे से मिली, कब? अंडर ब्रिटिश रूल, अंडर ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर एक दूसरे से मिले, उस दौरान ये अस्तित्व में आया। अच्छा, इसका गोल्डन एरा, गोल्डन एज कब थी इसकी? तो द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, ये आप चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द 20th century, 20th century was the golden era of this literature। अब इसकी एक सबसे मेन बात आपको लिखनी है, वो ये कि इस लिटरेचर में कुछ विशेष थीम्स, कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर थीम्स पाई जाती हैं। यानी उन इंग्लिशमैन ने मेजरली, प्राइमरीली किन किन टॉपिक्स और कैसी थीम्स के ऊपर अपनी कंपोजिशंस लिखी, वो लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा इंप्रेसिव होगा। तो हम अगली लाइन लिखेंगे, द मेजर थीम्स, द मेजर थीम्स ऑफ दिस लिटरेचर वर। इस लिटरेचर की जो मेजर थीम्स थी वो क्या थी, ये ध्यान में देखिएगा। सबसे पहले तो इसको लॉजिकली याद करना है, रटना नहीं है। जो भी इंग्लिशमैन अपना देश छोड़कर इंडिया आए थे, तो उनको एक तरह से अपने देश की याद तो आती होगी, तो उनको एक प्रवास की भावना महसूस होती थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा मेजरली। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, पहली थीम हम लिखेंगे सेंस ऑफ एक्साइल। एक्साइल का मतलब होता है प्रवास, अ फीलिंग ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, खुद के देश से दूर रहना, प्रवास को एक्साइल कहते हैं। तो एक्साइल की भावना। दूसरा, यहां पर इंग्लिशमैन क्यों आए थे? जनरली ऑफिसर्स बन के ऑफिशियल वर्क के लिए आए थे, तो यहाँ एंग्लो इंडियन जो ऑफिशियल लाइफ थी उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। तो एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा। तीसरी चीज, लाइफ से जुड़ी हुई, यहाँ इंडिया की जो नेटिव लाइफ थी, इंडिया की जो नेचुरल सीनरी थी, उसके बारे में भी, उससे भी काफी इंप्रेस हुए और उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा। तो अगला पॉइंट हो जाएगा इंडियन नेटिव लाइफ एंड नेचुरल सीनरी, और लास्ट एंड फाइनल फोर्थ, जो मेजर थीम्स की बात हो रही है, और भी कई पॉइंट्स पे, टॉपिक्स पे लिखा होगा, लेकिन मेजर थीम्स ये थी। फोर्थ टॉपिक जो है, फोर्थ थीम, वो ये थी कि यहाँ के जो एशिया के रिलीजन थे, कल्चर थे, उनके ऊपर भी, उनसे भी काफी उनमें इंटरेस्ट आया, उनसे काफी इंप्रेस हुए थे इंग्लिशमैन, उसके ऊपर लिखा। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट हो जाता है अपना कि इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन एंड कल्चर। तो ये मेजर थीम्स थी जिनके ऊपर इस एंग्लो इंडियन लिटरेचर में हमें कंपोजिशंस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी अगर आप, वैसे आपका आंसर हो गया है मोर देन 50 वर्ड्स का, इसको और थोड़ा इंप्रेसिव बनाना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि कौन से वो राइटर्स थे मेजरली जो सबसे ज्यादा विख्यात हैं, फेमस हैं इस लिटरेचर से संबंधित। तो हम ये लिख सकते हैं द some famous writers of this literature are, कौन कौन थे? सबसे ज्यादा जो फेमस माने जाते हैं वो है रुडयार्ड किपलिंग, इसके अलावा E.M. फोस्टर और विलियम मैथॉल्ड। तो ये कुछ राइटर्स के नाम है जो इस लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले लिटरेरी टर्म की ओर।
सो नाउ व्हाट इज इंडो एंग्लियन लिटरेचर? पहले था एंग्लो इंडियन और अब है इंडो एंग्लियन। इनके बीच का फर्क समझना बहुत आसान है। लॉजिक समझ लीजिए, अगर इनके बीच की कंफ्यूजन आपको दूर करनी है तो बस इनके आप फर्स्ट वर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। एंग्लो इंडियन में पहले क्या है? एंग्लो, यानी एंग्लो का मतलब इंग्लिश, तो इंग्लिश लोगों का लिटरेचर था वो। और यहां पहला वर्ड क्या है? इंडो, तो ये है इंडियन लोगों का लिटरेचर, यानी ऐसे इंडियन ऑथर्स, राइटर्स, पोएट्स या ड्रामेटिस्ट, यानी जो इंडियन हो लेकिन लिखे किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो इंडियन लोग, इंडिया के नेटिव ऑथर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, उन सब की कंपोजिशंस इंडो एंग्लियन लिटरेचर की कैटेगरी में आती हैं। इसमें ये जरूरी नहीं कि वो इंडिया में ही रहे, होना इंडियन चाहिए, नेटिव इंडिया का होना चाहिए, बाकी वो भले इंडिया में रहे या कहीं अब्रॉड रहे। वो दोनों ही तरह के ऑथर्स की जो इंडियन है और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, ये जरूरी है, वो सब कंपोजिशंस इंडो एंग्लियन लिटरेचर में आती हैं। एग्जाम में क्या लिखना है हमें? पहले तो इसका हमें दूसरा सिंपल नाम लिखना है कि इंडो एंग्लियन का मतलब क्या है? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो हम ये लिखेंगे कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जान सकते हैं इसको? और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। वो क्या था? वो इंग्लिश लिटरेचर की ब्रांच थी। ये भी इंग्लिश लिटरेचर की ब्रांच है, लेकिन इसको हम किस नाम से जानते हैं? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं। लेकिन वो उसमें और उसमें बड़ा फर्क क्या है? वो इंग्लिशमैन के द्वारा लिखा गया, और यानी ब्रिटिश लोगों के द्वारा लिखा गया, और ये इंडियन लोगों के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कौन सी कंपोजिशंस, कौन सी रचनाएं आती हैं? इट रिफर्स टू द वर्क्स ऑफ दोज इंडियन राइटर्स, वो इंडिया के लेखक, भारत के लेखक, हु जो राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि आपने द गाइड पढ़ा है, वो किसका लिखा हुआ है? आर के नारायण, ए के रामानुजन, गिरीश कार्नाड, ये सब राजा राव, मुल्क राज आनंद, ये सब जो लोग हैं इंडिया के हैं लेकिन लिखते इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। तो इन सब की जो इंग्लिश में लिखी हुई रचनाएं हैं, हाँ ये अपने नेटिव लैंग्वेज में भी लिखते होंगे, कन्नड़ में लिखते होंगे, हिंदी में लिखते होंगे, लेकिन इनकी जो रचनाएं इंग्लिश में लिखी हुई हैं वो सारी इंडो एंग्लियन लिटरेचर की कैटेगरी में आती हैं। आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। सम फेमस राइटर्स of this literature are कौन कौन है? इसको इजीली याद रख लीजिए। मिनिमम 3 नाम लिखने होते हैं आपको, ताकि आपका आंसर थोड़ा अच्छा हो जाए। ए के, जी के, आर के, दैट्स ऑल। ए के, जी के, आर के। ए के मतलब ए के रामानुजन, एक ट्रिक है इसे याद रखने की। उसके बाद में जी के तो गिरीश कार्नाड, और आर के मतलब आर के नारायण। और भी लिख सकते हैं, मुल्क राज आनंद लिख सकते हैं, राजा राव लिख सकते हैं, निज़ीम इज़ेकियल लिख सकते हैं। तो ये सब इसके फेमस राइटर्स हैं। अब एक बात और, ये तो सब इंडिया में रहने वाले हैं। जो अब्रॉड रहने वाले लोग हैं, जो इंग्लिश में लिखते हैं और हैं इंडिया के, उनके भी वर्क्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो अगला पैरा हम ये लिखेंगे कि इट ऑल्सो includes the writers who live, Indian writers लिख देते हैं, the Indian writers, the Indian authors who live abroad and write in English, and write in
इंग्लिश लैंग्वेज। इसके भी आप चाहें तो एग्जांपल दे सकते हैं, कौन कौन है, लाइक जैसे कि V.S. नाइपॉल, सलमान रुश्दी, किरण देसाई एटसेट्रा। तो ये सब इंडो एंग्लियन लिटरेचर के ऑथर्स हैं, नोट कर लीजिए।